हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम आपका चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर नंबर 9 है, आपका बुक है आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जो कि SST की आपकी बुक है, आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। आजीविका का मतलब होता है जीवन यापन, कैसे जीवन यापन करने का तरीका। तो हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि शहरी क्षेत्र में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए, एक शहर का जो है चित्र दिखाया गया है। एक ढाबा, बैंक, बस स्टॉप, इस तरह से एक मेला भी दिखाया गया है। बहुत सारी दुकानें दिखाई गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बसें वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, ये सब दिखाया गया है। तो चलिए बात करते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से एक शहर का जो है वो चित्र दिखाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों पर काम करना। तो यहाँ पर विभिन्न वही लोग दिखाए गए हैं जो सड़कों पर बैठ कर के काम कर रहे हैं, चाहे कोई चीज़ बेच रहे हों या कोई सेवा का काम कर रहे हों, तो वो सड़क पर जो है काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेडी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई जो है गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा, स्कूल के बच्चों, देखिए सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और ये हमने पढ़ लिया। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेलगाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहां से 2 किलोमीटर था। तो यहाँ देखिए, एक बंजू मांझी है, एक रिक्शे वाला है। मैं बिहार के एक गाँव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गाँव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। और जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने ये पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। ये काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उसे वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से एक ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक कमाई जो है मेरी हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो बंजू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वयं रोजगार में लगे हैं, यानी अपना कोई व्यवसाय है उनको जो है कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। इसलिए
उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें, कहाँ, कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले पर सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ करके, छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इनको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिसने उन पर प्रतिरोध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। बाजार में जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी ही शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गई जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से एक सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। उस शोरूम की 3 मंजिल थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे, बड़ी दुकान में। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। हरप्रीत बात कर रही है यहाँ पर। हरप्रीत बता रही है कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं शोरूम चलाते हैं। चलिए, यह हरप्रीत एक व्यक्ति है जो कि अपनी व्यथा बता रहा है। वंदना की बात करें तो हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह के कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। बात करते हैं फैक्ट्री में।
मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से हमारा भुर्ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहां भवन बन रहे हैं जहां मजदूरी करते हैं कुछ जहां भवन बन रहे हैं वहां मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोने और ट्रकों में सामान लादने या उतारने का काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हज़ारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थीं जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरों में एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती हैं। जिस फैक्ट्री में वह काम करती हैं वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वे 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर कर काम करने का मिलता है। यानी देर तक अगर वो काम करे तो 100 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। जून तक काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उन्हें बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। बात करते हैं दफ्तर में, तो मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि कहीं देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रिपोर्ट जो है वो देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं।
उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे ये उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि के रूप में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा उनको मिल जाता है। छुट्टियाँ, इतवारों और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ और भी दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है और अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो इसी तरह से हमारा जो अध्याय है वो भी पूरा होता है। इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, चलिए वो एक PDF के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। शहरी जीवन में आजीविका, तो पाठ्य पुस्तक के जो आंतरिक प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये चित्र हमने बुक में भी देखा था। आप अपनी बुक निकालिए और इस चित्र को देखिएगा। और पेज नंबर 88 पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो हम सिंपल सा क्या लिखेंगे कि चित्र में शहर की एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। गाड़ियाँ, स्कूटर, बसें, साइकिल और पैदल लोग हैं। अलग अलग तरह की दुकानें, रेहड़ी पर सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर काम करने वाले, अखबार बेचने वाले और विभिन्न तरह के काम करने वाले लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से एक सड़क का दृश्य है ये। चलिए, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी है। अगला प्रश्न देखिए, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी हमने पिछले अध्याय में जो पढ़ा, और अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। तो देखिए, पिछले अध्याय में ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेतीबाड़ी का काम करते दिखाए गए हैं। कुछ मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। पिछले अध्याय में चित्र में न तो गाड़ियाँ थी और न ही भीड़ भाड़ थी। इस चित्र में सड़क पर वाहनों की भीड़ भाड़ है और फुटपाथ पर भी विभिन्न प्रकार की सेवा देने वाले और सामान बेचने वाले लोगों की भीड़ है। तो चलिए बात करते हैं आगे। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी। तो देखिए, शहर में कुछ भागों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं तथा वाहनों की काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। एक चित्र तो यह दिखाया गया है और एक चित्र यह दिखाया गया है। तो यह जो है वाहनों की भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ना ही यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बल्कि यहाँ पर तो देखिए बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पर बैंक की इमारत है। इस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई गई हैं। तो बात करते हैं, जबकि कुछ भागों में छोटे छोटे घर और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और फुटपाथ पर काम करने वाले और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों की भीड़ होती है। बात करते हैं, बच्चू मांझी शहर को क्यों आया था। तो हमने देखा कि बच्चू मांझी जो है वो शहर में काम की तलाश से आया था। गांव में वह मिस्त्री का काम करता था, लेकिन उसे नियमित रूप से काम नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। अगला प्रश्न देखिए, बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता। क्योंकि बच्चू मांझी गांव से शहर आया था और उसका परिवार गांव में ही रहता था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था। अगला प्रश्न देखिए, किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाली से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करती हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना। तो देखिए, नॉर्मल सा है कि हमें पता है कि सब्जी बेचने वाले सुबह सुबह थोक की मंडी से सब्जी खरीद कर लाते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की सब्जियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर सके। वे गली गली में आवाज़ लगाकर सब्जियां बेचते हैं और शाम तक अपनी सारी सब्जियां बेचने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हमने अपने बेसिक नॉलेज से लिख दिया। आगे बात करते हैं, बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों। तो देखिए, बच्चू मांझी रिक्शा चलाकर एक दिन में 80 से 100 रुपये कमा लेता है। जिस दिन वह छुट्टी पर जाता है तो उस दिन कमाई नहीं हो पाती, जिससे उसे 80 से 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। यदि वह छुट्टी करेगा
तो पैसा बचाकर अपने गांव परिवार वालों को कैसे भेजेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान शुरू की है। इस दुकान पर उन्होंने काम भी बदला है और रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की है, क्योंकि आजकल लोग कपड़े सिलवाने की अपेक्षा सिले सिलाई कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर भी है। इस शोरूम को चलाने के लिए उन्हें अलग जगहों पर जो है सामान खरीदना पड़ता है। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाते हैं। शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए उन्हें विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देने पड़ते हैं, ताकि लोगों को इस बारे में पता चले। वे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर भी रखते हैं। बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न, एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है। एक बड़ी दुकान के मालिक अपने सामान को अलग अलग स्थानों से खरीदते हैं ताकि सामान में विभिन्नता आ सके। इसके लिए वे योजनाएं बनाते हैं किन किन स्थानों से सामान खरीदना है ताकि ग्राहकों को विविधता उपलब्ध कराई जा सके। वे अपने सामान के विषय में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन भी देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपनी दुकान के बारे में जानकारी दे सके। रही बात पिछले 20 वर्षों की, तो पिछले 20 वर्षों में उनके काम में काफ़ी बदलाव आए हैं। ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और ग्राहकों की पसंद में बदलाव आया है। दुकानों की संख्या बढ़ी है और दुकानों के बीच प्रतियोगिता भी बढ़ी है, यानी कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। बात करते हैं अगला प्रश्न, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। तो देखिएगा, बाजार में सामान बेचने वाले जो होते हैं वो बाजार में सामान बेचने के लिए छोटी और बड़ी दुकानें होती हैं। वहाँ पर बाजार में दुकानें पक्की होती हैं जिनके पास व्यापार करने का लाइसेंस होता है। बाजार में दुकानों पर अलग अलग चीज़ें बेची जाती हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान खुद संभालते हैं और कभी कभार वे कई लोगों को सहायक या मैनेजर के रूप में भी रख लेते हैं। लेकिन जो लोग सड़क पर सामान बेचते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो देखिएगा, सड़क पर सामान बेचने वालों की दुकान खंभों या तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर बनाई जाती है। ये अस्थायी दुकानें होती हैं। ये अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। सड़कों पर बनी इन अस्थायी दुकानों को पुलिस कभी भी हटाने के लिए कह सकती है। और सड़क पर सामान बेचने वाले श्रमिक अपने परिवार के साथ मिलकर ये सामान बनाते हैं। स्थानीय रूप से ही यह सामान जो है वो बनाया जाता है, कहीं बाहर से नहीं खरीदा जाता। चलिए बात करते हैं आगे। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं। तो देखिएगा, फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित काम पर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो सके। जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर विशेष मौसम में काम मिलता है तो उन्हें कारीगरों और मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वे काम पर उनको रख लेते हैं और जब काम की कमी होती है तो उन्हें हटा दिया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह और सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या आदि। तो बात करते हैं निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियाँ। काम के घंटे की बात करें तो मजदूरों को सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। उनके काम के घंटे अधिक होते हैं। उन्हें सप्ताह के 6 दिन काम करना पड़ता है और यदि काम अधिक है तो रविवार को भी काम करना पड़ता है। कमाई की बात करें तो रोजाना 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। काम करने की जगह और सुविधाओं की बात करें तो लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या की बात करें तो अधिकतर कारीगर या मजदूर अनियमित रूप से काम करते हैं और साल भर में करीब 8 महीने उनके पास काम होता है, बाकी के करीब 4 महीने उनके पास काम नहीं रहता। अगला प्रश्न देखिए, क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। देखिएगा, दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी जो है ना वो अनियमित मजदूरों की श्रेणी में ही आती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है। कामगार महिलाएं लोगों के घरों में काम करने आती हैं और वे सारा काम संभालती हैं, जैसे घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना। दोपहर में अधिक काम न होने के कारण वे आराम कर सकती हैं और सारा काम लगभग रात 10 बजे खत्म होता है। तो बात करते हैं प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है।
तो लेबर चौक के बारे में हमें डिस्कस करना है कि लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं और फिर पास में रात्रि विश्राम रैन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है। इसमें 6 रुपये एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात के उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं और दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। तो बात करते हैं इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे फिर। लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के पास स्थायी काम नहीं है। वे दिहाड़ी मजदूर होते हैं और विभिन्न तरह का काम करते हैं, जैसे मकान बनाने का काम करने वाले राजमिस्त्री, घरों में रंग पेंट करने वाले मिस्त्री, फर्नीचर का काम करने वाले मिस्त्री, प्लम्बर, वजन उठाने वाले, खुदाई करने वाले मजदूर। स्थानीय काम न होने के कारण गरीबी से जीवन व्यतीत करते हैं और इनके रहने और खाने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, और जिसे काम नहीं मिलता उसे पूरा दिन लेबर चौक पर ही बैठे रहना पड़ता है और शाम को खाने के लिए उधार लेना पड़ता है। और जब कई दिनों तक लगातार काम नहीं पड़ता तो कभी कभी भूखे पेट भी उनको सोना पड़ता है। इनके साथ कार्यस्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। विभिन्न समय से निश्चित समय से अधिक समय तक काम करवाया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार इनका जीवन जो है वो काफ़ी कठिन होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन भी कीजिए। तो बात करते हैं बच्चू मांझी, काम करने की जगह, आय, काम की सुरक्षा, सुविधाएं और स्वयं का काम या रोजगार। तो देखते हैं इस तरह से हमें सभी का, हरप्रीत, वंदना, निर्मला, इन सभी का जो है इस टेबल के अंदर भरना है। तो हम भरेंगे सिंपल सी बात कि बच्चू मांझी काम करने की जगह क्या है, सड़क है। हरप्रीत और वंदना की शोरूम है। निर्मला जो है कपड़े सिलने की फैक्ट्री है। और सुधा जो है वो बेसिकली कहीं भी काम कर सकती हैं, इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं है। बाकी ये भी लिख सकते हैं कि वो अपने ऑफिस के अंदर काम करती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑफिस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर काम करती हैं वो, ऑफिस। आय देखें तो बच्चू मांझी की आय कोई फिक्स नहीं है और सुधा की भी आय फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ निश्चित आय है। और हरप्रीत और वंदना अच्छी आय है लेकिन निश्चित नहीं है। और निर्मला जो है वो 80 रुपये प्रतिदिन कमाती है। काम की सुरक्षा बच्चू मांझी को नहीं है, हरप्रीत और वंदना को है, निर्मला को नहीं है लेकिन सुधा को है। सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने तो बहुत सारा सामान खरीद लिया है ऑलरेडी। निर्मला को भी कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन सुधा को भविष्य निधि, छुट्टियां और परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं आदि मिलती हैं। बच्चू मांझी का खुद का काम है, हरप्रीत और वंदना का खुद का काम है, निर्मला रोजगार करती हैं और सुधा भी जो है वो रोजगार करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है। तो देखिएगा, एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, मकान या मकान का किराया। काम करने का निश्चित समय और घंटे निश्चित होते हैं, जबकि अनियमित कर्मचारी की मासिक आय जो है वो निश्चित नहीं होती। वह जितने दिन काम करता है उतने दिनों का पैसा मिलता है, कोई निश्चित छुट्टी नहीं होती, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है, काम और समय के घंटे निश्चित नहीं होते और उसकी सुरक्षा भी नहीं होती है। सुधा को अपने वेतन के अलावा कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो बेसिकली उसे एक तो रविवार और राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टियाँ मिलती हैं, वार्षिक छुट्टियाँ मिलती हैं, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएँ, चिकित्सा अवकाश भी मिलता है और भविष्य निधि की सुविधा भी उसको दी जाती है, और ये सब वेतन के अलावा दिया जाता है। आगे देखिएगा, नीचे दी गई तालिका में अपनी परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें और वो किस चीज़ की सेवाएं वगैरह मुहैया कराते हैं इस चीज़ के बारे में लिखिए। तो ये आप खुद लिखिएगा, आपके एरिया में जो भी दफ्तरों या दुकानों के नाम हैं और वो किस तरह का काम करते हैं, तो आप इन सभी की जानकारी इस टेबल में भरिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है और आपकी जो पूरी की पूरी बुक है वो पूरी होती है, और नेक्स्ट बुक के साथ हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।